हाँ बेटा, सबसे पहले मेरा आपको नमस्ते। अगला जो टॉपिक है बेटा, और वो है बेटा विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध। अब यहाँ पर विकर्ण संबंध का मतलब समझो कि अपना जो सेकंड आवर्त और आपका थर्ड आवर्त, तो यहाँ पर द्वितीयक तथा तृतीयक, द्वितीयक तथा तृतीयक आवर्त के तत्व, आवर्त के कुछ तत्व अपने वर्ग के तत्वों से गुणधर्मों में असमानता प्रदर्शित करते हैं परंतु अपने अगले वर्ग के तत्वों के साथ गुणधर्मों में समानता रखते हैं। इसे ही विकर्ण संबंध कहते हैं। क्या बोलोगे बेटा? इसको विकर्ण संबंध बोला जाएगा। तो आपको परिभाषा पहले देखिए, द्वितीयक तथा तृतीयक आवर्त के कुछ तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणधर्मों में क्या रखते हैं? असमानता, परंतु अपने अगले वर्ग के तत्वों के साथ गुणधर्मों में क्या रखते हैं बेटा? समानता रखते हैं। इसे ही क्या बोलोगे? विकर्ण संबंध। तो यहाँ पर अपने सेकंड आवर्त के कुछ तत्व, ये कुछ तत्वों तक ये बेटा, और ये आपका थर्ड आवर्त, और थर्ड आवर्त के अंदर मुख्य रूप से आप लोग लिथियम सेकंड और ये सोडियम, ठीक, यहाँ पर ये बेरिलियम और यहाँ पर ये मैग्नीशियम, ये बोरॉन और यहाँ पर ये एल्युमिनियम। तो लिथियम और यहाँ पर ये कार्बन हो गया और यहाँ पर ये सिलिकॉन। तो ये सेकंड आवर्त और ये कौन सा आ गया? थर्ड आवर्त। तो पहले ये लिथियम अपने वर्ग के सोडियम के साथ गुणधर्मों में असमानता रख रहा है, लेकिन अगले वर्ग लिथियम के साथ क्या रख रहा है? समानता रखेगा। अगला जो वर्ग है इसका क्या आएगा बेटा? ये इसका एल्यूमिनियम के साथ संबंध, और बोरॉन का किसके साथ? सिलिकॉन का। तो कहने का मतलब लिथियम Mg धातु के साथ विकर्ण संबंध रखता है। फिर बेरिलियम की बात कर रहे हो तो किसके साथ रखता है बेटा? एल्यूमिनियम के साथ रखता है। और बोरॉन की यदि बात करें तो बेटा वो सिलिकॉन के साथ रखता है। तो ये कुछ विकर्ण संबंध है। तो विकर्ण संबंध का मतलब समझ में आ गया होगा आपके कि द्वितीयक आवर्त के तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ, अपना कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, और ये आप लोगों का 13वां वर्ग है, और ये आपका 14वां वर्ग है। अपने वर्ग के तत्वों के साथ तो असमानता रखते हैं, लेकिन अगले वर्ग, जो अगला वर्ग है उसके तत्वों के साथ क्या रखते हैं? गुणधर्मों में समानता। लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध रखेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध रखेगा, और बोरॉन सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध रखेगा। तो ये ध्यान रखना, ये केवल और केवल इन्हीं तत्वों में पाई जाती है, बाकी में नहीं पाई जाती। तो परिभाषा समझ में आ गया। द्वितीयक तथा तृतीयक आवर्त के कुछ तत्व अपने वर्ग के तत्वों से गुणधर्मों में असमानता प्रदर्शित करते हैं, परंतु अगले वर्ग के तत्वों के साथ गुणधर्मों में समानता रखते हैं। इसे ही विकर्ण संबंध बोला जाता है। तो यहाँ पर सेकंड आवर्त लिथियम और सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन, ये अगला और ये अगला, तो ये विकर्ण संबंध है इन तत्वों का। तो केवल कॉम्बिनेशन 1, 2 और 3 है, और इसी को बोला जाता है बेटा कौन? आप लोग बोलोगे इसको विकर्ण संबंध। ठीक, तो ये टॉपिक था बेटा विकर्ण संबंध वाला। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आप लोग धात्विक गुणधर्मों का लो संयोजकता आप लोगों की हो ही गई कंप्लीट। फिर इसके हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे, ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। नंबर अगला हाइड्रोक्साइडो की अम्लीय क्षारीय प्रकृति। ठीक, यहां पर अपन कह सकते हैं बेटा
धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड क्षारीय, क्षारीय होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर फर्स्ट लिखे जैसे LiOH, NeOH, KOH, RbOH, RbOH, CSOH। तो इनकी क्षारीय प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है बेटा? बढ़ती है। तो ये आप लोगों को फर्स्ट ए के हो गए। सेकेंड ए की बात करें जैसे BeOH का होल ट्वाइस, बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या बोलोगे बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ क्षारीय प्रकृति की बात तो बेरिलियम से अधिक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अधिक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अधिक, स्ट्रोंशियम से बेरियम हाइड्रो। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति क्या होती है बेटा? घटती है। ठीक है, उसके बाद इनके कार्बोनेट की बात करें, इनके सल्फेट की बात करें तो सल्फेटों की जल में विलेयता, या फिर उसके बारे में अपन बात करें तो ये है बेटा क्षारीय प्रकृति का क्रम। कौन सी प्रकृति का? क्षारीय। फिर बात अपन कहें कि भाई एक वर्ग में आप लोग दाएं से बाएं चल रहे हो, एक आवर्त में, सॉरी एक आवर्त में बाएं से दाएं, जैसे सेकंड आवर्त में चल रहे हैं अपन, सेकंड आवर्त, सेकंड आवर्त, कौन सा आवर्त? सेकंड आवर्त। और सेकंड आवर्त में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन को छोड़ो, यहाँ तक आ जाओ। LiOH, ठीक, BOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये H3BO3 आएगा। क्या आएगा? BOH का होल थ्राइस, यहाँ पर C, फिर OH का तो यहाँ H2CO3 आएगा, तो ये H3BO3 और इसका नाम है अम्ल, और ये आएगा H2CO3 और यहाँ पर आएगा बेटा आप लोगों का HNO3 वगैरह ले ले, तो इसको तो आप लोग छोड़ दो। तो बेटा मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ये क्षारीय प्रकृति वाले यौगिक है, क्षारीय है। और ये वाले कौन सी प्रकृति के होंगे बेटा? ये आप लोगों के अम्लीय प्रकृति के यौगिक है, अम्लीय प्रकृति के। तो बेटा ध्यान रखना कि जो अधातु के जो हाइड्रोक्साइड है, अधातुओं के हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे बेटा? अम्लीय प्रकृति के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और ऑक्साइड की बात कर रहे हो तो भी ये अम्लीय प्रकृति के, और क्षार धातुओं के ऑक्साइड होते हैं बेटा, वो कौन से होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग बना ही लोगे। ठीक, तो अगर ये सेकंड आवर्त बोलो, थर्ड आवर्त बोलो, आप लोग कोई सा भी आवर्त ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग जैसे वर्ग संख्या 17 में चल रहे हो, वर्ग संख्या 17, और इसके हाइड्राइड की बात करें, वर्ग संख्या 17 के हाइड्राइड, और हाइड्राइड के अंदर ये HF, ये HCl, HBr, HI। जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा अम्लीय प्रकृति के मान में क्या होती है बेटा? वृद्धि। तो यहाँ पर ये क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का क्रम। किसका? अम्लीय प्रकृति का क्रम। नंबर अगला, इसी प्रकार से जैसे HClO, एक आपका HClO2, एक आपका HClO3 और एक आपका HClO4। तो यहाँ पर Cl का ऑक्सीकरण बेटा, ऑक्सीकरण निकालना आपको आता नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर +1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर बेटा 4, 4 दूना 8, 8 में से 7, सॉरी 7, और यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 3। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्लस ऑक्सीकरण में वृद्धि होगी, उन ऑक्साइडों की जो अम्लीय प्रकृति है उसमें भी क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। तो ये ऑक्साइड के बारे में बात थी, हाइड्रोक्साइड के बारे में बात थी। उसके बाद अपन यदि क्या बनाना चाहें, CO3-2 अर्थात कार्बोनेट बनाना चाहें, या फिर अपन सल्फेट बनाना चाहें। क्या बनाना चाहें? सल्फेट। तो यहाँ पर आप लोग वर्ग संख्या पहले की बात करो, जैसे लिथियम कार्बोनेट LiCO3, फिर बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3, फिर आगे चलते जाओ, या फिर एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलो। पहले तो लिथियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट Li2CO3, Na2K2CO3,
Rb2CO3 CS2CO3। तो बेटा जैसे जैसे आप लोग वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे इन कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व घटेगा। क्या करेगा? तो सबसे अधिक तापीय स्थायित्व इसका, और उसके बाद जल में विलेयता की बात करेंगे तो जिस सल्फेट या कार्बोनेट की जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा वो जल में अविलेय होगा, और जिसकी जालक ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक होगा, वो बेटा जल में क्या होगा? अविलेय, और जालक ऊर्जा का कम तो विलेय होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखना, कार्बोनेट पूछे, सल्फेट पूछे, इनका तापीय स्थायित्व तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार में जब वृद्धि होगी तो उनके तापीय स्थायित्व में भी क्या होती है बेटा? कमी होगी। आकार बढ़ेगा तो आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको तोड़ सकते हैं। तो बेटा ये कुछ बातें थी, और ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों का आवर्त सारणी वाला एक सरल सा टॉपिक था, और इस सरल से टॉपिक की बात कर रहे हो तो ये बेटा आप लोगों को ख़त्म होगा। और ख़त्म मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप लोग पाठ्य पुस्तक के पीछे की प्रश्न, अगला वीडियो अपन क्या लेंगे? इस पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्न लेंगे, और इस टॉपिक को अपने यहाँ क्या करेंगे? ख़त्म। फिर अपना पाठ नंबर कौन सा? सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? तो आप लोगों को धन्यवाद।